बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 25 है, जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को देखेंगे। वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं इन जनरल? अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ पीस ऑफ कोड रनिंग एट द सर्वर। यानी आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो सर्वर साइड पे रन किया जाता है, which facilitate a remote user connected to web server through HTTP प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आपके HTTP जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू आपके यूज़र्स को कनेक्ट किया जाता है वेब सर्वर के साथ रिमोटली। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल फॉलो स्टेटलेस रिक्वेस्ट, यानी जो आपका HTTP प्रोटोकॉल होता है वो आपका स्टेटलेस रिक्वेस्ट को जो है फॉलो करता है। स्टेटलेस रिक्वेस्ट क्या होती है दोस्तों? स्टेटलेस रिक्वेस्ट ये होती है कि आपकी जिस आप करंट पेज पे खड़े, वेब एप्लीकेशन के जिस आप करंट के पेज पे खड़े हो रहे हैं, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन आपका HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। उससे जो पीछे आप वर्क करके आए हो ना, यानी उससे पीछे जो आपने जितने भी पेज ओपन किए थे उनको वो प्रिपेयर या उनको याद दहानी उनकी नहीं रखता, यानी उनको अपने पास उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रखता। ये सिर्फ उस पेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है जिस पे आप करंटली खड़े हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, और ये आपके कम्युनिकेशन मॉडल को, रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को जो है वो फॉलो करता है। क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, यानी आपका वेब एप्लीकेशन के अंदर कैसे वर्किंग होती है कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका यूज़र है, वो आप रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, विच सेंड बैक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और एरर मैसेज, और फिर बदले में आपका जो सर्वर है वो उसे या तो रिस्पॉन्स सेंड करता है या फिर एरर मैसेज सेंड करता है। अब दोस्तों इंटरनेट पे और भी डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, जैसे FTP प्रोटोकॉल है, या फिर टेलनेट प्रोटोकॉल है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर जो आपके सर्वर के साथ कनेक्शन के दौरान आपकी डिफरेंट सोर्सेज को एलोकेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। HTTP बेसिक्स, अ प्रोटोकॉल डिफाइन द मेथड एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज़, यानी दो पार्टीज़ के दरमियान, दो थिंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करवाने का जो रास्ता है, जो मेथड है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ये आपका क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स के तौर पर उसे जो है डाटा सेंड किया। तो इस तरह से आपकी वेब एप्लीकेशन वर्क करती हैं। पार्ट्स ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट, यानी जब आप एक यूज़र या एक क्लाइंट जब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है HTTP के थ्रू, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला उसमें पार्ट कौन सा जी? रिक्वेस्ट मेथड। इट टेल्स द सर्वर द टाइप ऑफ एक्शन दैट अ क्लाइंट वांट्स टू परफॉर्म, यानी जो चीज़ आप परफॉर्म करना चाहते हो, यानी जो पेज आप ढूंढना चाहते हो, वो पेज जो है वो आपकी रिक्वेस्ट मेथड कहलाता है। मान लो आपने जो है वो मेरी वेबसाइट का admin.php पेज जो है वो ओपन करना है, तो ये जो पेज आप ओपन करने के लिए आपने रिक्वेस्ट सेंड की है ना, ये रिक्वेस्ट मेथड कहलाता है। उसके बाद URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज, यानी जो आप डॉक्यूमेंट या रिसोर्स ओपन करना चाहते हो उसका जो एड्रेस है उसको URI कहते हैं। जैसे www.khizrshaltechnical.com/admin.php, तो ये जो आपने लिंक सेंड किया, ये एड्रेस जो सेंड किया, इसको हम कहते हैं URI। उसके बाद हेडर फील्ड्स क्या होती हैं? आपके URI के अंदर, यानी जब आप अपने URI सेंड करते हो, यानी जो आपने रिसोर्स यूज़ करने हैं उसका जो एड्रेस आप सेंड कर रहे हो, उस एड्रेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हेडर फील्ड्स कहते हैं। ओके, जैसे लाइक अब आप सोच रहे होगे वो एक्स्ट्रा हेडर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जैसे आपका होस्ट का नेम क्या है, आपका यूज़र का एजेंट कौन सा है, आपने एक्सेप्ट कौन सी है, आपकी एक्सेप्ट की लैंग्वेज कौन सी है। तो ये सारी की सारी क्या है जी? ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना आपके UI के साथ जो आप भेजते हो, इसको हम कहते हैं क्या बोला, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट हेडर फील्ड्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आती है जी बॉडी सिंपल, आपका जितना भी आपके पेज, जो आपने पेज ओपन किया उस पेज, वेब पेज के नीचे जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा बॉडी कहलाता है। रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, यानी आप जब अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उस रिक्वेस्ट के अंदर जो आप पैरामीटर सेंड करते हो, मतलब अपनी ID, अपना नेम, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिक्वेस्ट पैरामीटर। लाइक आपने Gmail ओपन किया, उस Gmail के अंदर आपने अपना नेम सेंड किया अली एंड स्टेट सेंड की पंजाब, तो ये क्या, ये आपकी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, यानी उस जब आपको वेब सर्वर अगेन आपको आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जब आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है HTTP के थ्रू, तो उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला पार्ट क्या है? रिज़ल्ट कोड। रिज़ल्ट कोड यानी अ न्यूमेरिक स्टेटस कोड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन,
यानी आपके ये ना जब आपको रिस्पॉन्स आता है ना तो उस रिस्पॉन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कोड्स होते हैं और वो कोड्स जो हैं स्पेसिफिक चीज़ों को इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो कोड न्यूमेरिक वैल्यू में होते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि रिजल्ट कोड कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हेडर फील्ड्स वही जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, होस्ट कौन सा, एजेंट कौन सा, वो सारी हेडर फील्ड्स कहलाती है। बॉडी, आपको जितना भी कंटेंट है वो सारा सारा बॉडी कहलाता है। नेक्स्ट HTTP रिस्पॉन्स कोड्स, वही जो मैंने ऊपर आपको बात की है कि आपने जैसे कि मैंने बताया कि वो डिफरेंट कोड्स जो जब आपको रिस्पॉन्स आता है सर्वर साइड से तो उस कोड वो आपको कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिक कोड सेंड करते हैं और उन कोड्स के डिफरेंट स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं और उन कोड HTTP कोड्स की क्या मालूमात होती है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है एन HTTP रिस्पॉन्स कोड्स टेल द क्लाइंट अबाउट द स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्स, यानी आपकी रिस्पॉन्स की जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना वो आपको दे रहे होते हैं रिस्पॉन्स कोड्स। ओके, वेदर इट्स अ वैलिड रिस्पॉन्स और सम एरर हैज़ अकर्ड, यानी ये आपको या तो ये बताते हैं कि जनाब आपका जो रिस्पॉन्स है वो वैलिड था या फिर आपको ये बताते हैं कि आपका जो एरर जो है वो अकर हो चुका है। HTTP रिस्पॉन्स कोड्स फॉल इनटू 5 जनरल कैटेगराइज, यानी जो आपका HTTP का रिस्पॉन्स होता है उसके जो कोड होते हैं उनको हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये आपको MCQ आ सकता है कि बताओ रिस्पॉन्स कोड्स की कितनी कैटेगरी होती है, तो 5 कैटेगरी होती हैं। पहले कैटेगरी जो है वो 100 से लेकर 199 तक होती है, दूसरी कैटेगरी 200 से लेकर 299 तक होती है, तीसरी कैटेगरी 300 से लेकर 399 तक होती है, चौथी कैटेगरी आपकी 400 से लेकर 499 तक होती है और पांचवी कैटेगरी आपकी 500 से लेकर 599 तक होती है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। अब इन 5 कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट कोड्स हैं जिनके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट्स कर रहे हैं। जैसे पहली जो आपकी कैटेगरी है 100 से लेकर 199 तक, उसके अंदर एक कोड होता है 100। इस 100 का मतलब होता है कंटिन्यू विद पार्शियल रिक्वेस्ट, यानी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पार्शियली जो है वो सेंड कर दी गई है, यानी हाफ सेंड की गई है और अभी कंटिन्यू अभी कम्प्लीटली सेंड नहीं की गई। उसके बाद जो आपकी दूसरी कैटेगरी है 200 से 299 तक, इसके अंदर जो कोड है वो है जी 200। अब 200 का मतलब क्या है, मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो बिल्कुल हर चीज़ ओके है, आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली जो है सर्वर को सेंड हो चुकी है। तो ये मतलब होता है 200 का 200 आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है। उसके बाद जो आपकी तीसरी कैटेगरी है 300 से 399 तक, इसमें एक कोड होता है कौन सा 300, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड कैन बी फाउंड सीवरल प्लेसेस, यानी जो आप चीज़ सर्च करना चाह रहे थे, जो आप चीज़ फाउंड करना चाह रहे थे वो सर्वर के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो फाउंड की गई है। यानी एक तो ये होता है ना कि आपने जो चीज़ फाउंड की है वो आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिली है, लेकिन अगर आपको वही चीज़ जो आपने फाउंड की है अगर वही चीज़ आपको डिफरेंट प्लेसेस पर सर्वर की डिफरेंट लोकेशन पर जो है फाउंड हो जाए, तो या डॉक्यूमेंट जो आपने पिक फाउंड किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट सर्च किए हैं वो अगर आपको डिफरेंट प्लेसेस पर फाउंड हो जाए तो इसके लिए कौन सा कोड होता है 300। तो 300 इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने जो चीज़ सर्च की है वो हमें डिफरेंट प्लेसेस पर जो है फाउंड हुई है। चौथी जो कैटेगरी है वो है जी 400 से 499 तक, इसमें 3 कोड होते हैं। पहला होता है 404 जो है वो आपके एरर मैसेज को इंडिकेट कर रहा होता है, यानी आपने जो पेज रिक्वेस्ट किया है, जिस पेज को देखने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है वो पेज सर्वर को नहीं मिला, तो इसको कौन इंडिकेट करता है 404 एरर। उसके बाद आ जाता है जी 401 जो कोड है ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी HTTP अथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड है, यानी आपका जो HTTP है उसकी अथेंटिकेशन उसको रिक्वायर है। उसके बाद 403 जो है वो ऐसा कोड है जो इंडिकेट कर रहा होता है एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज हैज़ बीन डिनाइड, यानी जो आपने रिसोर्सेज के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी 5वीं कैटेगरी आती है 500 से 599 तक, इसमें एक ही कोड होता है 503 इंडिकेट द HTTP सर्वर इज़ टेम्परेरी ओवरलोडेड, यानी ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका जो HTTP सर्वर है वो टेम्परेरी ओवरलोड हो गया, यानी उस पर थोड़ा रश पड़ गया है, उस पर थोड़ा क्या हो गया रश आ गया। यानी जैसे आपका VU का सर्वर है, इस पर अगर जैसे रिजल्ट आता है या आपकी डेट शीट ओपन होती है तो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा वो आपको ना पेज शो नहीं हो रहा होता और आपको 503 का एरर आ रहा होता है, कोड शो हो रहा होता है। बेसिकली 503 का मतलब होता है कि आपके सर्वर के ऊपर टेम्परेरी जो है वो ओवरलोड हो चुका है आपका सर्वर, लिहाजा इस वजह से आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो सकी। तो ये डिफरेंट कोड वर्ड्स थे। नेक्स्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, यानी जब हम सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें 2 तरह के पेजेस हम रेडी करते हैं, एक होते हैं स्टैटिक पेजेस, दूसरे होते हैं डायनामिक पेजेस। तो स्टैटिक पेजेस या तो होते हैं या फिर डायनामिक पेजेस होते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस इज़ अ सिंपल HTML
फाइल। यानी जो आपके स्टैटिक पेज होते हैं दोस्तों, ये ऐसे पेज होते हैं जो सिंपल हम HTML फाइल के थ्रू HTML फाइल के थ्रू जो है वो रेडी करते हैं, या HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू रेडी करते हैं। अब स्टैटिक पेजेस जो होते हैं दोस्तों, ये ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो स्टैटिक पेजेस ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें अगर फ़र्ज़ करो इस पेज को अगर 10 यूज़र ने ओपन किया ना, तो 10 के 10 यूज़र को सेम डाटा नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसे पेजेस जिसके ऊपर अगर 10 यूज़र ने पेज को ओपन किया तो 10 के 10 यूज़र को सेम डाटा नज़र आए, तो ऐसे पेजेस को हम स्टैटिक पेजेस कहते हैं। जबकि जो डायनामिक पेजेस होते हैं तो ये ऐसे पेजेस होते हैं जिसके अंदर अगर 10 यूज़र ने पेज को ओपन किया ना, जैसे स्टैटिक पेजेस की एग्जांपल ये देखें, ये वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बाय उमैर जवेद। अब दोस्तों अगर मैं इस पेज को ओपन करूँगा तो मुझे भी ऐसे नज़र आएगा, आप ओपन करोगे तो आपको भी ऐसे नज़र आएगा, तीसरा बंदा ओपन करेगा उसे भी ऐसे नज़र आएगा। तो यानी अगर मल्टीपल यूज़र एक पेज को एक्सेस करें और वो पेज मल्टीपल यूज़र को सेम ही नज़र आए, तो ऐसे पेज को हम स्टैटिक पेज कहते हैं। तो डायनामिक पेज जो है ये ऐसे पेज होते हैं executes an application which generates HTML web pages according to specific request coming from client। यानी डायनामिक वेब पेजेस दोस्तों ऐसे पेजेस होते हैं जिसके अंदर क्लाइंट जिस तरह की रिक्वेस्ट करेगा ना, उसको उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही पेज नज़र आएगा। समझ रहे हो बात? यानी मान लो मैं हूँ ना, तो मैंने जब पेज को सर्च किया तो मुझे कुछ मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा नज़र आया। आपने जब सर्च किया आपको आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग नज़र आया। मान लो जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, पेज तो एक है, लेकिन जब मैंने पेज के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की क्लॉथ की, तो मुझे सिर्फ क्लॉथ नज़र आएंगे। अब आप अगर उसी सेम पेज के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हो शूज़ की, तो आपको क्लॉथ नज़र नहीं आएंगे, आपको शूज़ नज़र आएंगे। हालांकि देखें पेज एक है, लेकिन मैंने जब रिक्वेस्ट सेंड की तो मुझे कुछ और डाटा नज़र आया, आपने जब रिक्वेस्ट सेंड की तो आपको कुछ और डाटा नज़र आया। तो यही होता है दोस्तों डायनामिक वेब पेजेस के, पेज तो एक हो लेकिन जो डाटा है वो हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है उसको नज़र आए। ऐसे पेजेस को हम डायनामिक वेब पेजेस कहते हैं। वाई बिल्ड पेजेस डायनामिकली, कहते हैं हम डायनामिकली वेब पेजेस क्यों बनाते हैं। वी नीड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस व्हेन द कंटेंट ऑफ साइट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। यानी कहता है हम डायनामिक वेब पेजेस की ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हमारी जो साइट हमने रेडी की है, अगर उस वेब साइट के अंदर हमारे जो पेजेस हैं अगर हमने उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना हो, बार बार चेंज करना हो, तो उसके लिए या अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट अगर हमने अपने वेब पेज को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम डायनामिक वेब पेजेस जो है वो रेडी करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें गूगल का पेज है। अब गूगल का जो पेज है ये देखें एक ही पेज है, लेकिन जब मैं सर्च किया तो मुझे जो है वो कुछ और डाटा नज़र आया। मान लो मैंने वेब डेवलपमेंट सर्च किया तो मुझे वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड लिंक्स नज़र आएंगे। आपने उसी अगर एक दूसरा बंदा है, दूसरा क्लाइंट है, उसने गूगल के इसी पेज को सर्च किया और उसके ऊपर उसने यूट्यूब सर्च किया, अब उसको वेब डेवलपमेंट के ये लिंक्स नज़र नहीं आएंगे, उसको यूट्यूब के अकॉर्डिंग लिंक्स नज़र आएंगे। तीसरा बंदा उसने फेसबुक सर्च किया तो उसको फेसबुक के अकॉर्डिंग लिंक्स नज़र आएंगे। तो यही होता है जनाब डायनामिक वेब पेजेस। अब ये सारी एग्जांपल जो है डायनामिक वेब पेजेस की हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कहता है दोस्तों जब हम जो है वेब पेजेस डेवलप करते हैं तो उन वेब पेजेस को जो डेवलप करने के बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो या जो वेब पेजेस हैं वो डिपेंड कर देते हैं दो चीज़ों पर। पहला कनेक्शन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। यानी हमारे वेब पेजेस या हमारी वेब पेजेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, या तो वो कनेक्शन डिपेंडेंट होती है या फिर वो टाइम डिपेंडेंट होती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपका। उसके बाद डायनामिक वेब कंटेंट टेक्नोलॉजी एवेल्यूशन, यानी आपके जो डायनामिक वेब पेजेस हैं अब उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर इवेल्यूशन आ रही है, यानी चेंजिंग आ रही है। ठीक है जी, अब जो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं दोस्तों इनकी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है वो है जी टाइम इन स्पीड, सिक्योरिटी, यूज़ ऑफ यूज़ एंड कम्प्लेक्सिटी। यानी आपकी डायनामिक वेब पेजेस को इस तरह से होना चाहिए कि उसकी जो टाइम की स्पीड है, यानी जो उसकी रिस्पॉन्स की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो। दूसरा सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म हो रही हो। तीसरा ईज़ ऑफ यूज़, यानी उसको यूज़ करना बहुत ईजी हो। चौथा कम्प्लेक्सिटी, यानी उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम्प्लेक्सिटी लो लेवल की होनी चाहिए। तो ये दोस्तों इस तरह की वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अब इवेल्यूएशन आ रही है। पहले दौर के अंदर आपसे 20-25 साल पीछे अब जाएँ तो उसमें सी बेस्ड हम वेब एप्लीकेशन तैयार करते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर हम ASP या फिर PHP लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दोस्तों जो जावा है
ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया सर्वलेट्स को, यानी सर्वलेट्स जो है एंड JSP डेट प्रोवाइड मोर स्पीड एंड सिक्योरिटी एज वेल एज बेटर टूल्स फॉर वेब पेज क्रिएशन। यानी आज के दौर के अंदर ASP या फिर PHP यूज़ होती है, और इसके अलावा दोस्तों जो सर्वलेट्स है जावा के अंदर, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा मोर एफिशिएंट और मोर स्पीड एंड मोर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो उसके लिए हम जावा के अंदर सर्वलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेयर्स एंड वेब एप्लीकेशंस। दोस्तों जब आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो उस वेब एप्लीकेशन के अंदर एक होता है आपका यूज़र, एक होता है सर्वर। अब यूज़र और सर्वर के बिटवीन 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी लेयर होती है बिजनेस लेयर या इसको सर्विस लेयर भी कहते हैं, और तीसरी लेयर होती है जनाब डाटा लेयर। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस फॉर क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। यानी प्रेजेंटेशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि जो क्लाइंट है वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके। दूसरी जो है वो आपकी बिजनेस लेयर है। बिजनेस लेयर को सर्विस लेयर भी कहते हैं। ये जो है वो इम्प्लीमेंट करती है एक्चुअल बिजनेस लॉजिक्स और फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। यानी आपकी एप्लीकेशन के जो जितने भी लॉजिक्स हैं या उसकी जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं इसको कौन परफॉर्म करती है? बिजनेस लेयर या फिर सर्विस लेयर। तीसरी लेयर आ जाती है जी डाटा लेयर। डाटा लेयर दोस्तों ऐसी लेयर होती है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्डर लिस्ट आइटम प्रोडक्ट्स। यानी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो आपने एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करनी है या एप्लीकेशन से फेच करनी है, इसके लिए कौन सी लेयर होती है? डाटा लेयर होती है। डाटा लेयर आपके डाटा को सर्वर में स्टोर भी करती है और सर्वर से फेच करके भी लेके आती है। उसके बाद जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़, यानी आपकी जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन को रेडी करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। पहली है जी जावा सर्वलेट्स, दूसरी है जावा सर्विस पेजेस, तीसरी है जावा सर्विस स्पेसिस। यानी ये 3 हमारे पास डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपनी जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।